हाय फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र के एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम हमारे है संस्कृतिकरण, जिसे अंग्रेजी में संस्कृताइजेशन भी कहते हैं। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। शुरुआत में देखें, मतलब परंपरागत रूप से माना जाता था कि जाति जन्म आधारित क्या है, एक कठोर व्यवस्था होती है जिसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है। हालांकि जो हमारे समाजशास्त्री है एम.एन. श्रीनिवास, उन्होंने इस विचार को चुनौती दी कि ऐसा नहीं है कि इसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है, और ये स्थापित किया कि जाति कठोर व्यवस्था नहीं, उतनी कठोर व्यवस्था नहीं है जितने लोग समझते हैं, बल्कि ये क्या है, एक लचीली व्यवस्था है जिसमें जातियों की स्थिति हमेशा के लिए एक जैसी नहीं होती, बल्कि उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। ऐसा विचार था हमारे एम.एन. श्रीनिवास का। बात करें हमारे संस्कृतिकरण की अवधारणा का विकास, शुरुआत की बात करें, मतलब पृष्ठभूमि की, तो एम.एन. श्रीनिवास ने जाति संस्तरण, मतलब जो हायरार्की व्यवस्था है, उसको विवेचित करने के लिए सबसे पहले 1952 में जो हमारे दक्षिण भारत, मतलब कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ के कुर्ग लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन का विश्लेषण किया। किन्होंने? एम.एन. श्रीनिवास ने। बात करें इस अवधारणा की, तो इस अवधारणा का प्रयोग उन्होंने कहाँ किया? इसी विश्लेषण के आधार पर उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया, और विश्लेषण था हमारे कुर्ग लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन का विश्लेषण। इसके बाद एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की एक परिभाषा दी जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा निम्न जातियां उच्च जातियों, खासकर विशेषकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों, संस्कारों, विश्वासों, जीवन विधि और अन्य जो सांस्कृतिक लक्षण और प्रणालियां हैं उनको ग्रहण करती है, तो वही हमारी संस्कृतिकरण कहलाती है। आपको प्रॉपर परिभाषा आनी चाहिए। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा निम्न जातियां क्या करती, उच्च जातियों, विशेषकर हमारे ब्राह्मणों के रीति रिवाजों, संस्कारों, विश्वासों, जीवन विधि और अन्य जो सांस्कृतिक लक्षण और प्रणालियां हैं इनको ग्रहण करती है। सारांश के रूप में देखें तो संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसमें निम्न जाति या फिर निम्न समूह सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित, मतलब उच्च समूह के रीति रिवाज, जीवन शैली, प्रथाओं, नामों का अनुकरण कर अपनी सामाजिक स्थिति को उच्च बनाने का प्रयास करता है। बात करें ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जातियां उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। जब निम्न जातियां इस प्रकार के परिवर्तन कर लेती है तो वह भी क्या है, उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। वास्तव में देखें तो इस दावे को समाज के द्वारा एक दो पीढ़ियों तक स्वीकार किए जाने के बाद ही स्वीकृति मिलती है, अर्थात तुरंत इसकी स्वीकृति नहीं मिलती है। जब तक 2 से 3 पीढ़ियां इसको स्वीकार नहीं कर लेती तब तक इसको स्वीकृति नहीं मिलेगी। एम.एन. श्रीनिवास की बात करें तो एम.एन. श्रीनिवास ने उच्च जातियों में ब्राह्मणों के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य, जिनको हम द्विज जातियां भी कहते हैं, इनको भी सम्मिलित किया है। क्यों? क्योंकि निम्न जातियां इन द्विज जातियों का भी अनुकरण करने का प्रयास करती है। अब हम देखेंगे जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो संस्कृतिकरण क्या एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसकी बहुत सारी विशेषताएं। देखते हैं इनकी विशेषताओं को एक एक करके। पहली विशेषता आती है ये कि यह दीर्घकालिक प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण एक लंबी अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया है। इस अवधि में निम्न जाति को अपने दावे के लिए निरंतर दबाव बनाए रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार करने के बाद वह पीछे हट जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसे लगातार समाज पर ऐसा दबाव बना के रखना पड़ेगा। फिर बहु अनुकरण, संस्कृतिकरण में निम्न जातियां केवल ब्राह्मणों का ही नहीं बल्कि प्रभु जाति, जो डोमिनेंट क्लास होती है, उसका भी अनुकरण करती है। बात करें सामूहिक प्रक्रिया, तो संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की व्यक्तिगत क्रिया न होकर एक सामूहिक प्रक्रिया है। अर्थात संस्कृतिकरण में कोई एक व्यक्ति उच्च जाति के अनुरूप व्यवहार नहीं करता, बल्कि पूरा का पूरा एक समूह है आगे बढ़ने का प्रयास करता है या फिर उच्च जाति की तरह व्यवहार करने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि यह एक सामूहिक प्रक्रिया है। कोई एक व्यक्ति अपनी जाति की स्थिति को संस्कृतिकरण के माध्यम से नहीं बदल सकता, ये आप याद रखेंगे, बल्कि पूरे समूह को ये परिवर्तन अपनाना होगा, तभी ये संस्कृतिकरण कहलाएगा। बात करें दो तरफा प्रक्रिया की, तो संस्कृतिकरण दो तरफा चलने वाली एक प्रक्रिया है जहां निम्न जाति उच्च जाति से बहुत कुछ सीखती है, वहीं उच्च जाति को भी बहुत कुछ प्रदान करती है। ऐसा नहीं है कि निम्न जातियां उच्च जाति को कुछ भी प्रदान नहीं करती है। उदाहरण के लिए देखें तो ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिष्ठित देवी देवताओं के अलावा स्थानीय देवी देवताओं की भी पूजा की जाने लगी है, और यह उन्होंने निम्न जातियों से सीखा है। बात करें हमारे पदमूलक परिवर्तन, तो पोजिशनल चेंज, तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में केवल पदमूलक परिवर्तन ही होते हैं, अर्थात पद की स्थिति में ही परिवर्तन होते हैं। कोई संरचनात्मक मूलक परिवर्तन नहीं होते। मतलब इसका कि निम्न जातियां जातिगत संरचना में अपनी स्थिति उच्च कर लेती है, परंतु सामाजिक व्यवस्था जो जाति की मूल संरचना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाती। जैसे कोई
एससी जाति का है तो वह एससी के अंदर उच्च स्थान प्राप्त कर लेगा, लेकिन वह कभी भी सामान्य वर्ग या ब्राह्मण वर्ग या उच्च वर्ग में नहीं जा पाएगा। फिर गतिशील अवधारणा। संस्कृतिकरण एक गतिशील अवधारणा है जो समय के साथ बदलती और विकसित होती रहती है। ये भी आप याद रखेंगे कि संस्कृतिकरण क्या है, एक गतिशील अवधारणा है जो क्या है, समय के साथ बदलती रहती है और विकसित होती रहती है। फिर सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये केवल हम भारत के संदर्भ में देखेंगे कि संस्कृतिकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो भारत के लगभग सभी समाजों में पाई जाती है जहां जाति व्यवस्था विद्यमान है। क्या संस्कृतिकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो भारत के पूरे एरिया में लगभग सभी समाजों में पाई जाती है। फिर जनजातियों की बात करें तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया न केवल निम्न जातियों में बल्कि उच्च जातियों में भी, अन्य जो जनजातियां हैं उनमें भी पाई जाती है, जो स्वयं को मुख्य धारा के जो हिंदू समाज है उनमें एकीकृत करने का प्रयास कर रही है। जो जनजातियां, उनके अंदर भी यह व्यवस्था पाई जाती है। बात करें विचारधारा का अनुकरण, तो संस्कृतिकरण की एक विशेषता विचार ग्रहण करने की भी है। ये इस प्रक्रिया में क्या होता है कि निम्न जाति उच्च जाति की विचारधारा जैसे शुद्धता, कर्मकांड, इनका भी अनुकरण करने लगती है। ऐसा नहीं केवल संस्कृति का अनुकरण करती है, बल्कि कुछ विचार है उनका भी अनुकरण करने लगती है। फिर लौकिक कर्मकांडीय असमानता में कमी, तो संस्कृतिकरण के फलस्वरूप क्या होता है, लौकिक मतलब जो सांसारिक और कर्मकांडीय स्थिति है इनके मध्य पाए जाने वाली असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब बात करें, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे डोमिनेंट क्लास या प्रभु जाति की अवधारणा कहते हैं। तो इसके बारे में देखें तो एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार किसी गांव में आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली जाति जिसकी कर्मकांडीय स्थिति उच्च होती है वही हमारी क्या कहलाती है, प्रभु जाति कहलाती है। जिसकी क्या है, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से क्या कर्मकांडीय स्थिति उच्च हो वह क्या कहलाती है, डोमिनेंट क्लास या प्रभु जाति कहलाती है। एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति मतलब जो डोमिनेंट क्लास है इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे लक्षण बताए हैं। उन लक्षणों के बारे में एक एक करके देखें, परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। पहला लक्षण आता है हमारा संख्यात्मक शक्ति मतलब न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। तो गांव या स्थानीय क्षेत्र में उस जाति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए। संख्यात्मक प्रभुत्व ही उसकी राजनीतिक शक्ति का आधार बनता है, तो संख्या में वह बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फिर आर्थिक शक्ति या इकोनॉमिक पावर, तो उस जाति के पास अधिकांश कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और कृषि अर्थव्यवस्था पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। यह अक्सर क्या भूमि स्वामित्व से जुड़ा हुआ पहलू है, आप इसे ध्यान रखेंगे। तीसरा था राजनीतिक शक्ति। स्थानीय पंचायत हो या गांव परिषद या अन्य किसी निर्णय लेने वाली जो संस्थाएं होती है उसमें उस जाति का प्रमुख प्रभाव होना चाहिए। मेन खासियत यह है, राजनीतिक शक्ति के रूप में देखें तो ये जो संस्थाएं होती हैं उसमें उस जाति का प्रभाव होना चाहिए। उसके सदस्य अक्सर नेतृत्व की भूमिका निभाने चाहिए। फिर उच्च आनुष्ठानिक स्थिति मतलब हाई रिचुअल स्टेटस। वैसे तो कोई जरूरी नहीं है कि वह जाति ब्राह्मण हो, उसके आनुष्ठानिक स्थिति अपेक्षाकृत उच्च होनी चाहिए ताकि उसे अन्य जातियों से सम्मान मिले। यह अक्सर द्विज जातियों में से कोई भी एक हो सकता है। बात करें पश्चिमी शिक्षा और सरकारी नौकरी की मतलब वेस्टर्न एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो आधुनिक संदर्भ में पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने वाली जाति भी प्रभु जाति बन सकती है। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें क्या एक नई शक्ति और प्रभाव मिलता है यदि वह पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करते हैं या फिर सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। फिर कर्मकांडी उच्चता जरूरी नहीं कि आवश्यक नहीं, तो इस जाति का परंपरागत रूप से जाति श्रेणी में बहुत उच्च होना कोई जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए देखे जाए तो जाट या यादव जैसी जातियां जो कर्मकांड में ब्राह्मणों के नीचे है फिर भी कई गांवों में प्रभु जाति बन गई है। अब बात करें कुछ प्रभु जातियों के बारे में। उत्तर भारत में कौन कौन सी प्रभु जातियां हैं, ये हमारे अहीर, जाट, गुजर, राजपूत। बंगाल की बात करें तो उसमें सदगोप। गुजरात की बात करें तो गुजरात में पाटीदार और राजपूत। आंध्र प्रदेश में कम्मा और रेड्डी। मद्रास में विल्लास। केरल में नायर और इजवन। बात करें तो इस प्रकार ये जातियां क्या प्रभु जाति के रूप में स्थापित हो चुकी है। तो एम.एन. श्रीनिवास जी मानते हैं कि किसी भी जाति को प्रभु जाति बनने के लिए इन सभी लक्षणों का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि कुछ का मजबूत संयोजन भी उन्हें प्रभुत्व प्रदान कर सकता है। मतलब सारे गुण होना उसमें जरूरी नहीं है, यदि इनमें से 2-4 गुण भी है तो वह भी प्रभु जाति बन सकती है। किनके अनुसार? एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार। बात करें इससे संबंधित और भी अवधारणाएं उनकी, तो संस्कृतिकरण की अवधारणा से जुड़ी हुई और भी अवधारणाएं कौन कौन सी। एक आता है रेफरेंस ग्रुप या संदर्भ समूह। ऐसा समूह जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता किंतु उसका सदस्य बनना चाहता है और उसे ही आदर्श मानता है, वह हमारा संदर्भ समूह या रेफरेंस ग्रुप कहलाता है। संस्कृतिकरण में उच्च जाति संदर्भ समूह का कार्य करती है। फिर आता अग्रिम समाजीकरण, तो वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति
संदर्भ समूह के कर्मकांडों और रीति रिवाजों को पहले से ही सीखना प्रारंभ कर देता है ताकि भविष्य में उस समूह का सदस्य बन सके या फिर उसके जैसा दिख सके। इसे हम क्या कहेंगे, अग्रिम समाजीकरण। तो वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति क्या संदर्भ समूह के कर्मकांडों रीति रिवाजों को पहले से ही सीखना प्रारंभ कर देता है ताकि भविष्य में उस समूह का सदस्य बन सके। तीसरी अवधारणा आती है हमारे विसंस्कृतिकरण या फिर असंस्कृतिकरण की बात करें तो असंस्कृतिकरण की अवधारणा एम श्रीनिवास के द्वारा दी गई संस्कृतिकरण की अवधारणा की जस्ट उल्टी अवधारणा है। जहाँ संस्कृतिकरण में निचली जाति या समूह उच्च जाति विशेषकर हमारे ब्राह्मण जाति के जो अनुष्ठान है, रीति रिवाज है, जीवन शैली, मूल्य, इनको अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, उसे ही हम संस्कृतिकरण कहेंगे। वही असंस्कृतिकरण इसका जस्ट उल्टा होता है। उल्टे की बात करें, उल्टा का मतलब क्या हुआ, तो असंस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जहाँ एक उच्च जाति या समूह अपनी पारंपरिक जो उच्च जाति की जो प्रथाएं होती है, अनुष्ठान, जीवन शैली, इनको त्याग करके या तो अपनी पहचान को छिपाकर या आधुनिक पश्चिमी या फिर हमारे स्थानीय गैर संस्कृत परंपराओं को अपनाकर अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है, तो वह असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाएगी। बात करें इसकी तो यह अक्सर तब होता है जब उच्च जाति को लगता है कि उनकी जो पारंपरिक पहचान उनके लिए किसी भी प्रकार का नुकसान, जैसे आरक्षण लाभों में वंचित होना, आधुनिकता के साथ तालमेल बिठा पाने में कठिनाई होना, ये पैदा कर रही है। मतलब ये होता है कि जब उच्च जाति को ऐसा लगने लगता है कि जो उनकी पारंपरिक पहचान है वो उनको नुकसान पैदा कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, उनको कोई लाभ होने नहीं दे रही, तब वह असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाना शुरू कर देती है। जैसे उच्च जाति को लगता है कि उच्च जाति की संस्कृतिकरण या फिर उनकी जो पारंपरिक विशेषताएं वो उनको आरक्षण का लाभ लेने नहीं देती या फिर आधुनिकता से तालमेल नहीं बिठाने देती, तो असंस्कृतिकरण को अपनाना शुरू कर देती है। यह हमारे शहरीकरण, पश्चिमीकरण और जो हमारे विशेष राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा है इसके कारण भी हो सकता है। जैसे कि हम देखें, मद्य मतलब शराब और मांसाहार मतलब मांस का सेवन करना, या फिर सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं को पिछड़ा हुआ प्रदर्शित करना, जैसे आरक्षण प्राप्त करने के लिए कई सवर्ण क्या करते हैं, अपने आप को पिछड़ा हुआ साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे शराब पीना और मांस खाना ये ब्राह्मणों के लिए पारंपरिक रूप से तो वर्जित था, लेकिन अब इसको ब्राह्मणों ने अपना लिया है। बात करें पुनर्संस्कृतिकरण की तो पश्चिमी शिक्षा और मूल्यों के परिणाम स्वरूप जागृति आने पर, या पश्चिमी शिक्षा और मूल्यों के परिणाम स्वरूप जागृति आने पर भारतीय लोगों के द्वारा पश्चिमी संस्कृति को छोड़कर पुनः अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाने की जो प्रक्रिया है उससे हम क्या कहते हैं, पुनर्संस्कृतिकरण। यह अपनी जड़ों की ओर लौटने के एक सांस्कृतिक आंदोलन है। क्या है ये अपनी जड़ें मतलब जो हमारे मूल है उनकी तरफ लौटने का एक सांस्कृतिक आंदोलन है। बात करें एक और कॉन्सेप्ट आता है पर संस्कृतिकरण का, तो पर संस्कृतिकरण का आशय है कि एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में सांस्कृतिक तत्वों का प्रसारण और हस्तांतरण। क्या एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में सांस्कृतिक तत्वों का प्रसारण और हस्तांतरण क्या कहलाता है, पर संस्कृतिकरण। पर संस्कृतिकरण की बात करें तो इसके मामले में दोनों संस्कृतियां परस्पर प्रभावित होती है, मतलब जिसमें आप जाते हैं और जहाँ से गए हैं दोनों संस्कृतियां इसमें प्रभावित होती है। और ये तभी संभव है जब लोग नए गुणों स्वभाव को अपनाना चाहते हैं और अपने पुराने स्वभाव और विशेषताओं को भी निरंतर बनाए रखना चाहते हैं, मतलब पुराना भी रखना चाहते हैं और नया भी अपनाना चाहते हैं। ये तब होता है पर संस्कृतिकरण। अब हम देखेंगे अर्जुन अप्पादुरई के द्वारा वैश्विक समाज के संदर्भ में सांस्कृतिक प्रभाव के स्वरूप। तो अर्जुन जो अप्पादुरई है इन्होंने वैश्विक समाज में सांस्कृतिक प्रभाव को समझने के लिए 5 लैंडस्केप या स्केप्स की अवधारणा दी थी, जो सांस्कृतिक प्रवाह के विभिन्न आयामों को दर्शाते हैं। बात करें जो हमारे अर्जुन अप्पादुरई के द्वारा जो 5 लैंडस्केप्स दिए गए उनकी, सबसे पहला आता है इथनोस्केप्स। इथनोस्केप्स की बात करें, इसमें लोगों का वैश्विक प्रभाव होता है, जैसे हमारे पर्यटक घूमने जाते हैं, प्रवासी एक जगह से दूसरी जगह, शरणार्थी, अतिथि, श्रमिक, इन सब का देश के अंदर क्या है, देशों और संस्कृतियों में आवागमन होता है, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति और देश में भी एक जगह से दूसरी जगह आवागमन चलता है, इसे हम कहते हैं इथनोस्केप्स। फिर आता है टेक्नोस्केप्स, ये हमारे प्रौद्योगिकी का वैश्विक प्रभाव होता है, जिससे हमारी यांत्रिक, इलेक्ट्रिक, सूचना प्रौद्योगिकी इनका तेजी से प्रसार होता है, जिससे नए वैश्विक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। फिर फाइनेंशियल स्केप, तो पूंजी का वैश्विक प्रभाव होता है, जैसे मुद्राओं, स्टॉक्स, वस्तुओं और अन्य जो वित्तीय साधन है इनका तीव्र और जटिल आवाजाही शुरू होती है, इसे कहते हैं फाइनेंशियल स्केप। फिर आता है मीडिया स्केप्स। मीडिया स्केप्स की बात करें तो छवियों और सूचनाओं का वैश्विक प्रभाव होता है, इसमें समाचार मीडिया, टेलीविज़न, फिल्में, इंटरनेट आदि के माध्यम से जानकारी और इमेजरी का प्रसार शुरू होता है।
फिर आइडियोस्केप्स की बात करें तो विचारों और विचारधाराओं का वैश्विक प्रभाव होता है इसमें। लोकतंत्र, संप्रभुता, कल्याण, मानवाधिकार आदि जैसे जो हमारे राजनीतिक विचारधाराएं हैं और अवधारणाएं, इनका विश्व भर में प्रसार होता है। ये पांचों प्रकार के स्केप्स परस्पर जुड़े हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिससे एक जटिल और गतिशील वैश्विक सांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण होता है। बात करें हमारे संस्कृतिकरण की, तो संस्कृतिकरण का हमारा मेन टॉपिक था। तो संस्कृतिकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले कौन कौन से कारक है उसकी बात करें तो कई आधुनिक कारक क्या करते हैं, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को गति देते हैं। जैसे संचार और यातायात साधनों का विकास, तो लोगों के बीच संपर्क बढ़ने से क्या हुआ, उच्च जातियों की जीवन शैली का अनुकरण करना आसान हो गया। फिर दूसरा आता सभी वर्गों जातियों के लिए कर्मकांडी क्रियाओं में सुलभता की बात करें तो सभी लोगों का मंदिरों में प्रवेश, धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी की स्वतंत्रता से ये आगे बढ़ा है। फिर राजनीतिक प्रोत्साहन, कुछ हद तक राजनीतिक दलों के द्वारा जातीय पहचान को बढ़ावा देना और राजनीतिक लाभों के लिए जातीय लामबंदी भी इसका प्रमुख स्रोत रहा है, जिसकी वजह से संस्कृतिकरण तेजी से बढ़ा है। बात करें संविधान के द्वारा निम्न जातियों हेतु संरक्षण, तो संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों ने निम्न जातियों को सशक्त किया है। पश्चिमीकरण और नगरीकरण का प्रभाव, तो शहरीकरण ने पारंपरिक जातीय बाधाओं को कम किया है और सामाजिक गतिशीलता के अवसर प्रदान किए हैं। बात करें कानून और विधान द्वारा संरक्षण, तो अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे कानूनों ने क्या किया, निम्न जातियों को भेदभाव से मुक्ति दिलाई है। बात करें अंतर्जातीय अनुलोम विवाह, यद्यपि दुर्लभ है ये वाली चीज, तो ऐसे विवाह भी क्या करते, जातीय जो सीमाएं होती हैं इनको धुंधला या कम कर रहे हैं। आधुनिक शिक्षा की बात करें तो आधुनिक शिक्षा ने लोगों को अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति अधिक जागरूक बनाया और उन्हें उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। बात करें सामाजिक सुधार आंदोलन, तो इन आंदोलनों ने जातिगत भेदभाव और असमानता के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई है। इस तरह बहुत सारे कारक हैं जिन्होंने क्या है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को आसानी से आगे बढ़ने में मदद की है। अब हम देखेंगे संस्कृतिकरण के प्रभाव। तो संस्कृतिकरण के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं। जैसे हमारे सामाजिक क्षेत्र में कौन से प्रभाव है, निम्न जातियां समाज में उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती है, उच्च जाति के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ा धीरे धीरे। आर्थिक क्षेत्र में देखें तो व्यापार करने की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि पारंपरिक व्यवसाय के बंधन कुछ हद तक कमजोर हुए हैं और आर्थिक उन्नति के अवसर भी बढ़े हैं। धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो निम्न जातियों के द्वारा उच्च जाति की धार्मिक क्रियाओं, अनुष्ठानों और त्योहारों को अपनाया गया है। मंदिर जाने और आरती करने की आज़ादी भी मिली है। जीवन शैली की बात करें तो उच्च जाति के कपड़े, खान पान जैसे हमारा शाकाहार है, ये हमारे निम्न जातियों में बढ़ा है। बेहतर मकान, आधुनिक उत्पादों और सुविधाओं का प्रयोग भी बढ़ा है। फिर बात करें संस्कृतिकरण का महत्व और उपयोगिता। संस्कृतिकरण की अवधारणा भारतीय समाज के विश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करें कैसे, तो हमारी सामाजिक संरचना में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। उपयोगिता देख रहे हैं इसका अध्ययन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि सामाजिक संरचना में परिवर्तन का अध्ययन होता है। संस्कृतिकरण समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने में सहायक है। बात करें सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का अवसर, यह क्या संस्कृतिकरण क्या करता है, निम्न जातियों को सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का अवसर प्रदान करता है। ये जाति कठोरता में कमी, तो संस्कृतिकरण से क्या होता है, जाति कठोरता में भी कमी आती है और उच्च जाति की सर्वोच्चता पर परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, प्रहार होता है कि वह इतनी अच्छी भी नहीं है। फिर अधिकारों और शिक्षा में वृद्धि, संस्कृतिकरण से निम्न जातियों के अधिकारों में वृद्धि होती है और शिक्षा के स्तर में भी वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि वह अनुकरण के माध्यम से आगे बढ़ती है। फिर राजनीति में भागीदारी, निम्न जातियों की राजनीति में भागीदारी में भी बढ़ोतरी होती है। क्यों? क्योंकि वे अपनी एकजुटता को पहचानती है। फिर जातिगत भेदभाव में कमी, यह सीधे तौर पर भेदभाव को खत्म तो नहीं करती, लेकिन अंतरजातीय दूरियों को कम करने का में मदद करती है। जो अंतरजातीय दूरियां होती हैं उनको तो दूर करने में मदद करती है। फिर बात करें जीवन शैली में सुधार, तो निम्न जातियों की जीवन शैली में सुधार होता है। क्यों? क्योंकि वे उच्च जातियों के जीवन स्तर का अनुकरण करने लगती है। बात करें सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता, तो संस्कृतिकरण भारतीय समाज में होने वाली जो सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता इसको भी दर्शाती है। तो इस तरह हमने संस्कृतिकरण का महत्व देखा। अब हम देखेंगे संस्कृतिकरण का आलोचनात्मक विश्लेषण। यदि देखें तो संस्कृतिकरण की अवधारणा बहुत सारे मामलों में आलोचनात्मक रही है। जैसे पहली बात तो देखें सीमित अवधारणा, संस्कृतिकरण एक सीमित अवधारणा है कि समाज में होने वाले सभी परिवर्तनों को मापने हेतु पर्याप्त नहीं है, खासकर आधुनिक संदर्भ में जहां हमारे आर्थिक और राजनीतिक कारक अधिक प्रभावी होते हैं। तो विषम और जटिल की बात करें तो संस्कृतिकरण एक विषम और जटिल अवधारणा है, अतः इसे एक अवधारणा मानने के बजाय अनेक अवधारणाओं का योग मानना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा।
बात करें उच्च जाति को श्रेष्ठतम सिद्ध करती है यह अवधारणा। यह अवधारणा क्या है? इम्प्लिसिटी मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उच्च जाति को श्रेष्ठतम सिद्ध करने का प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि ये मानती है कि निम्न जातियां ऊपर की ओर बढ़ने के लिए उन्हीं का अनुकरण करती है। फिर अंतर्जातीय शत्रुता में वृद्धि, तो संस्कृतिकरण से अंतर्जातीय शत्रुता में वृद्धि हो सकती है। क्यों? क्योंकि निम्न जातियां जब उच्च जाति के रीति रिवाजों को अपनाती है तो उच्च जातियां इसे अपने विशेषाधिकारों पर हमला मान सकती है। तो बात करें सांस्कृतिक परिवर्तन की अस्पष्ट व्याख्या, इससे सांस्कृतिक परिवर्तन की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि केवल एक तरफा अनुकरण पर जोर देती है, अन्य कारकों को ये अनदेखा कर देती है कि ये उनको नकार देती है। फिर भेदभाव को विशेषाधिकार, इस अवधारणा से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों के प्रति जो भेदभाव किया जाता है ये एक प्रकार का उनको विशेषाधिकार है, जिसे निम्न जातियां भी प्राप्त करना चाहती है कि वह भी उससे जो निम्न जातियां उन पे उनके साथ भेदभाव करें। तो इस तरह हमने बहुत सारी चीजें देखी। इन सभी आलोचनाओं के बावजूद संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझने और सामाजिक गतिशीलता को विस्तृत रूप से विवेचित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है। यह भारतीय समाजशास्त्र में एक मौलिक और प्रभावशाली अवधारणा के रूप में बनी हुई है। तो इस तरह एक टॉपिक के जरिए हमने समाजशास्त्र का एक टॉपिक संस्कृतिकरण की अवधारणा देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।